अयोध्या में एक तरफ जहां प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आज होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों से पहले अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा दिया, जिन्होंने सड़क से लेकर कानूनी प्रक्रिया तक एक लंबी लड़ाई की। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व सांसद सत्यपाल जैन। जैन साहब, आज पूरा देश राममय हो रहा है। जहां पे भी चर्चा है भगवान श्री राम की चर्चा है, मंदिर की चर्चा है। मंदिर का मॉडल आपके पीछे जो है भव्य दिखाई दे रहा है, सफेद रंग में भी है, गोल्डन कलर में भी है, गोल्ड प्लेटेड है। जब आप कार सेवा में अयोध्या गए थे उन दिनों पर पूरा एक विपक्ष का जो है विपक्ष के पास सारी शक्तियां थी, आप लोग कार सेवक के रूप में गए थे। क्या आपको लगता था कि आज जो दिन दिख रहा है जहां पूरा देश राममय हो रहा है, उस समय आपको क्या लगता था? देखिए, मैं दोनों कार सेवाओं में गया था। जो कार सेवा 89 में हुई थी जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, तब भी यहां से कार सेवकों के साथ में गया था। हमको टुंडला रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार करके आगरा की जेल में लगभग 8-10 दिन हमें रखा गया था। दूसरी कार सेवा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुई थी, उस कार सेवा में भी मैंने भाग लिया। हम 5 दिसंबर को सुबह वहां पहुंच गए थे और ढांचा टूटने के बाद 7 तारीख को सुबह हम वहां से निकले थे। दोनों बार, पहली बार मैं अयोध्या नहीं पहुंच पाया था, तब हमको आगरा में ही पकड़ा गया था। हजारों की तादाद में लोग जेल में थे। 5 की सुबह ढांचा टूटने से एक दिन पहले जब हम सुबह माथा टेकने गए और हमको एक साइड से वहां एंट्री करवाई गई, नीचे भगवान राम की मूर्तियां थी और ऊपर मस्जिद के गुंबद बने हुए थे, चारों तरफ तारें लगी थी, सिक्योरिटी फोर्सेस थी, तो उसको देखकर खून खौलता था कि आखिर हमारे देश में भगवान राम के जन्म स्थान पर भगवान राम की जहां मूर्तियां पड़ी हुई हैं, ऐसे सुरक्षा है जैसे मानो पता नहीं यहां क्या होने वाला है। और लगता था कभी ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। दुनिया के जितने महापुरुष हैं सबके जन्म स्थान पर उनके बड़े बड़े मंदिर स्थान बने हुए हैं। और हम गए वहां, हमने माथा टेका तो हमने नोट किया कि वहां सिर्फ उस ढांचे में भगवान राम की, रामलला की मूर्तियां हैं। कोई नमाज नहीं हो रही, कोई किसी दूसरे धर्म की कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो लगता था कि भाई ये बहुत हमारे साथ अन्याय है, खून खौलता था। ये तो विश्वास था पूरा कि जितना जनमानस उठ रहा है, इसके बाद ये परिणाम तो सुखद निकलेगा, पर इतनी जल्दी निकलाएगा ये हमको उस समय लगता था कि समय इसमें संघर्ष बहुत हो सकता है। आपने कहा कि आज सारा देश राममय है। 6 दिसंबर को हम 4 दिसंबर की रात को वहां पहुंच गए थे। 5 दिसंबर हमने सीता रसोई, बाकी स्थान जो सारे थे, मैं अपने साथियों के साथ सब जगह घूमने गया, सरयू नदी दिखने गया। मैंने अपनी जिंदगी में वैसा दिन कहीं शायद ना देखा हो। सारी अयोध्या में और लखनऊ से लेकर अयोध्या तक जब हम गए हैं, रास्ते में सब जगह कोई खाना बना रहा है, कोई कपड़े दे रहा है कार सेवकों को। ऐसे लगता था जैसे सारी अयोध्या राममय हो गई। मैंने यहां तक नोट किया कि गलियों मोहल्लों में जाते हुए जो लोग आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं हैं, वो भी अपने घर की महिला अपने घर की ड्यूटी के बाहर स्टोव पे कढ़ाई रखी हुई है और जितना घर में आटा है वो पूरियां पका के सब्जी से लोगों को खिला रही है। इतना बड़ा वो था। आज तो वाकई दिवाली से भी बड़ी दिवाली वाला दिन है और इसका श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने ये लंबा संघर्ष किया। जैन साहब, आपने एक तरफ कार सेवा वाली बात बताई, लेकिन उसके बाद आपने कानूनी सेवा भी दी। लिब्राहन कमीशन बना और आप बतौर अधिवक्ता वहां पेश होते रहे। आप चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, उमा भारती हो, इनकी पैरवी करते रहे। तो एक तो सड़क की लड़ाई थी, मस्जिद तोड़ने वाली लड़ाई थी, मस्जिद को तोड़ा गया। दूसरी तरफ जब आप कानूनी पैरवी करते थे तब आपको क्या लगता था कि जो मस्जिद को तोड़ा गया कहीं उसमें कुछ गलत हुआ? क्या क्या आपके मतलब कानूनी तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर क्या विचार होते थे? सर, 6 दिसंबर को ढांचा टूटने के बाद हम 8-9 को चंडीगढ़ आ गए थे। उसके कुछ दिनों बाद हाईकोर्ट में मुझे मालूम हुआ कि भारत सरकार ने एक कमीशन बनाया है उसकी जांच के लिए, जिसकी 5-6 टर्म्स ऑफ रेफरेंस थी और हमारे ही हाईकोर्ट के जज जस्टिस मनमोहन सिंह लिब्राहन, उनको उसका कमीशन नियुक्त किया गया है। उसके बाद मुझे पार्टी ने दिल्ली बुलाया। आडवाणी जी, सुषमा जी, सारे नेता वहां पर थे और उन सब ने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि पार्टी की तरफ से आप इस कमीशन में हमारी पैरवी करें। और उस समय के सरसंघ चालक परम पूजनीय रज्जू भैया जी, उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा होगा कि एक बार आप अयोध्या हो आएं और वहां सभी नेताओं से मिलकर आएं। तब तक कल्याण सिंह जी की सरकार डिसमिस हो चुकी थी, तो मैं ट्रेन से लखनऊ गया। वहां पर लालजी टंडन जी, कल्याण सिंह जी, जो पूरी टीम थी,
उसके साथ घंटे भर की हमारी सिटिंग हुई, तो मोटा मोटा आइडिया वहां से लिया कि हमारा पक्ष क्या है। फिर लिबरान कमीशन में सुनवाई शुरू हुई। मैं वहां देख रहा था कि सारी शक्तियां एक चीज साबित करने में लगी हुई थी कि पता नहीं ये ढांचा कितना पवित्र था, क्यों तोड़ दिया गया, किसने तोड़ दिया, कौन इसका दोषी है। उसकी हिस्ट्री में भी जब हम जाते थे तो जो हमारे विरोधी थे उनका यही प्रयास होता था, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भगवान राम यहाँ पैदा हुए थे, इस बात का कोई सबूत नहीं है। मतलब अस्तित्व पर वहां पर भी सवाल उठाते थे कि इस बात की क्या सबूत है, क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है। इधर उधर से कोई आर्टिकल लिखे हुए पेश करते थे और हमको बड़ा अजीब लगता था कि अपने देश में भगवान राम के जन्म स्थान के बारे में कुछ अपने ही लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं। फिर उस केस के अंदर आके बयान शुरू हुए, श्री नरसिम्हा राव जी का बयान हुआ, मुलायम सिंह यादव पेश हुए, कल्याण सिंह जी पेश हुए। मैं भाजपा और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती जी, इन सब की तरफ से पेश हुआ। एक बात स्पष्ट थी, क्योंकि 6 दिसंबर को मैं उस स्थान पर मौजूद था जहां से लगभग 200-300 मीटर की दूर पर ढांचा था और उसके बाईं तरफ 200-300 मीटर के फासले पे मंच था जहां से नेता बोल रहे थे। वास्तव में मंच एक बिल्डिंग की छत थी, उस छत से लोग बोल रहे थे क्योंकि लोग बहुत थे और 5-6 लाख के करीब लोग वहां पहुंचे हुए थे। हमने अपनी आंखों से देखा कि कार सेवकों ने, 11 बजे कार सेवा शुरू होनी थी, तो कार सेवकों का जो आक्रोश टूटा, उन्होंने कांटेदार तारें, दीवार और जो बैरिकेड थी सब अपने हाथों से तोड़े और तोड़ के उन्होंने ढांचा टूटना शुरू कर दिया। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने, श्री पांडे जी जुडिशियल ऑफिसर थे जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी कि वो वहां देखें कि कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उल्लंघना तो नहीं हो रही। 11 बजे आखिरी रिपोर्ट जो उन्होंने सबमिट की सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने कहा कि यहां सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उल्लंघना नहीं हो रही है, ये रिकॉर्ड पे है। 11 बजे लोग टूट के पड़ गए, लोगों ने कोई किसी की नहीं सुनी, सारा ढांचा तोड़ा। मेरी आंखों के सामने पहले बाई गुंबद गिरी, फिर दाएं वाली गिरी और आखिर में बीच वाली गिरी। तो इस विषय को लेकर लिबरान कमीशन में ये कोशिश हो रही थी कि जैसे इसके तोड़ने में या तो ये नेता शामिल हैं, आडवाणी जी, जोशी जी वगैरह, या इनका षड्यंत्र था। कोई एविडेंस हमारे खिलाफ नहीं था, वहां किसी किस्म का एविडेंस नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा, दुनिया के मीडिया ने अपनी आंखों से देखा कि जहां ढांचा टूटा है उससे दूरी पर ये लोग मंच पर थे। प्रयास होता था, पुलिस अफसर को बुलाया जाता था। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, उसके सारे ऑफिसर जिसको प्रयास करने में लगे होते थे, लेकिन हम लोगों ने दृढ़ता से अपना पक्ष रखा। हमने दृढ़ता से भगवान राम वहीं पैदा हुए थे, जो उसके डॉक्यूमेंट्स थे वो दिखाए, सारे एविडेंस में आई। लालकृष्ण आडवाणी जी का बयान लगभग 10 दिन हुआ, मुरली मनोहर जोशी जी का बयान भी 8-10 दिन हुआ, उमा भारती जी का बयान भी हुआ, कल्याण सिंह जी भी वहां पर आए और सारा हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य आडवाणी जी ने, जोशी जी ने, उमा भारती जी ने रखा। और मुझे याद है कि इन सब ने अपने बयान में पूरी संतुष्टि के साथ अपना केस रखा। और उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस दौरान में की जिक्र आया और ये तय हुआ कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहां खुदाई करे और खुदाई करके देखे कि उसके नीचे क्या है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई शुरू की और खुदाई के बाद जो रिपोर्ट दी उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा, जो लिबरान कमीशन में भी पेश की गई, कि हमने जब खुदाई की है तो उसके नीचे से टूटी हुई मूर्तियां, टूटे हुए पिलर्स के अंश जिसपे कमल का फूल, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, पेंटिंग्स हैं जो हिंदू से धर्म से, संस्कृति से जुड़ी हैं, वो निकली हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो स्थान मंदिर था जिसको तोड़कर वहां दूसरा ढांचा बनाया गया। और जब लोग बयान देने आते थे, आरोप लगाते थे कि मस्जिद तोड़ दी, मुझे याद है पीवी नरसिम्हा राव जी जब बयान देने आए तो मैंने उनको क्रॉस एग्जामिन किया। उन्होंने अपने बयान में कहा बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ दिया गया, बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ दिया गया। मैंने कहा, सवाल पूछा मैंने उनसे और वो रिकॉर्ड पे है, मैंने कहा नरसिम्हा राव जी आप उस समय प्रधानमंत्री थे जब ढांचा टूटा? बोले हाँ। तो मैंने कहा आपने एक व्हाइट पेपर इशू किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस सारे सीक्वेंस को लेकर, उसमें आपने इसको डिस्क्राइब किया था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। भारत सरकार का कभी यह स्टैंड नहीं रहा कि यह मस्जिद थी। तो मैंने कहा आज आपने कैसे कहा कि मस्जिद तोड़ दी गई? तो उन्होंने बहुत ग्रेसफुली कहा, यस आई स्टैंड करेक्टेड, इट वॉज राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। मैं पॉइंट ये इसलिए बता रहा हूं, सारा फोकस ये था कि ये मस्जिद थी, इसको तोड़ दिया गया। कहीं वो साबित कर नहीं पाए। लिबरान कमीशन की रिपोर्ट आई, जब रिपोर्ट आई तो फिर मैंने हाईकमांड से जाके आडवाणी जी, सुषमा जी, सबसे बैठ के हमने उसमें चर्चा की। चर्चा करने के बाद वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में गई। क्योंकि कोई दोषी ठहराया ही नहीं गया था, कोई एविडेंस ही नहीं था, इसलिए कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हुई।
पर मेरे को याद है कितना कठिन दौर होता था, कितना कठिन दौर होता था। सारी फोर्सेस आपके अगेंस्ट हैं, पर फिर भी भगवान राम ने होई सोई जो राम रची राखा। और उस समय जब ढांचे को तोड़ा गया, गोलियां भी चली, कोठारी बंधु वो जो है उनकी मौत भी हुई। ये 89 में हुआ था। 2 कार सेवा थी। पहली कार सेवा थी जहां सारी ट्रेन बसें बंद कर दी गई, जहाज बंद कर दिए गए, सब कुछ बंद कर दिया गया था, जब मुझे टुंडला में गिरफ्तार किया गया और आगरा जेल में रखा गया। उस दिन हम सारा दिन बीबीसी सुनते रहे, सारा दिन न्यूज सुनते रहे। मोबाइल उन दिनों नहीं होते थे, व्हाट्सएप नहीं होता था, समाचार आता था कहीं ना कहीं से। तो हमें जब पता लगा उस दिन कि उमा भारती वहां पहुंचने में कामयाब हो गई हैं, बीबी सिंगल जी जो उस समय पुलिस ऑफिसर थे, उनके साथ उनके भाई अशोक सिंगल जी भी वहां पहुंचने में कामयाब हो गए, तो सारा खुशी का माहौल था, वहां झूम उठे थे लोग। लेकिन जब शाम को पता लगा कि 2 कोठारी बंधु जो वहां ध्वज लहराने जा रहे थे, उनको पुलिस ने गोलियों से भून दिया है, तो वो समाचार आया शाम तक, और हम लोगों को किसी का खाने को मन नहीं कर रहा था। उन दोनों की शहादत हुई। ये 89 में हुई थी, जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। दूसरी कार सेवा के टाइम कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और कल्याण सिंह ने, आज मैं उनको याद करता हूं, मेरे सर इज्जत से झुकता उनके सामने, उन्होंने फाइल पर ऑर्डर किया था 6 दिसंबर को कि जो भी स्थिति हो जाए फायरिंग नहीं करनी है। मुलायम सिंह जी ने कहा था हर हालत में फायरिंग करनी है, जो मर्जी हो जाए। कल्याण सिंह जी ने आदेश दिया नो फायरिंग, और जब वो लिब्रान कमीशन में पेश हुए, सब लोगों की आंखें देखती रह गई थी। उन्होंने कहा जज साहब, मैंने फाइल पे ऑर्डर किया था नो फायरिंग, किसी ऑफिसर का दोष नहीं है, किसी का कसूर नहीं है, अगर इसकी कोई सजा है तो मैं भुगतने को तैयार हूं। और मुझे याद है इवन जज साहब का चेहरा भी लश्का के, देखिए एक ऐसा नेता है जो आके ये बात कह रहा है कि मेरा ऑर्डर है, जो सजा मिलनी मेरे को दीजिए। ऐसे ही लाल कृष्ण आडवाणी जी, 10 दिन उनका बयान हुआ। 10 दिन बयान करते समय जब हम जाने लगे, तो आडवाणी जी ने मुझे कहा कि सतपाल जी, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला और मैं इसमें कोई झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा आडवाणी जी, मैं वकील हूं। कई बार वकील, माफी के साथ मैं कहना चाहता हूं, अपने केस में झूठ भी बुलवाते हैं कई बार, लेकिन इस केस में झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, सच्ची बात आप कहिए। और 10 दिन के बाद जब हम आखिरी दिन उनका बयान रिकॉर्ड करने के बाद निकले विज्ञान भवन से, एम्बेसडर कार थी उनकी, आडवाणी जी, उनके साथ मैं और दीपक चोपड़ा, उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे, और ड्राइवर। कार में बैठते ही मैंने पूछा, मैंने कहा आडवाणी जी आपको कैसा लगा? तो मुझे फख्र है ऐसे नेता पर। उन्होंने कहा सतपाल जी, मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने एक भी बात झूठ नहीं बोली, जो सत्य था मैंने वो बयान किया। मैंने कहा आडवाणी जी, इसके लिए आपकी जो विरोधी हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं। और मैं देखता था आडवाणी जी जब पेश होने जाते थे, जो मुस्लिम लीग के, मुस्लिम बोर्ड के वकील आते थे, मुलायम सिंह यादव जी के वकील आते थे, उन सबसे भी पूरी तरह से बातचीत करते थे, मान सम्मान करते थे। और एक और चीज इंटरेस्टिंग आपको बताता हूं, हम वकील लोग, टीम थी हमारी पूरी, तो विज्ञान भवन में खाने की व्यवस्था कोई नहीं थी, उसके आसपास भी कोई होटल नहीं था, कोई रेस्टोरेंट नहीं था, तो कहाँ खाना जाए? तो हमको फिर किसी ने बताया कि ये विज्ञान भवन के सामने जो फ्लैट्स हैं उनको क्रॉस करके कांग्रेस भवन है, उनकी कैंटीन है जो पब्लिक के लिए खुली होती है। तो हम चुपके चुपके खाना खाने उनकी कैंटीन में जाते थे, और वहां कोई बात नहीं करते थे क्योंकि कांग्रेस का दफ्तर था, तो दोपहर को खाना वहां खा के आते थे और फिर केस की लड़ाई लड़ते थे। अच्छा, अब इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है, आप लोगों ने बड़ा जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस लड़ाई में किसी भी तरीके से दिया है, कार सेवा से लेकर कानून सेवा तक। क्या अब आप 22 तारीख को वहां जा रहे हैं? किसी तरह का निमंत्रण? देखिए, अभी तक मेरे को कोई निमंत्रण नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं कि मेरे को निमंत्रण आएगा, क्योंकि इस समय सबके देश के प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, देश के मंत्री, विधायक, सांसद, वो सारी टीम वहां जा रही है। मैं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा आराम से, ताकि बिना किसी विघ्न के हम उसकी दर्शन कर सकें। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, श्री नरेंद्र मोदी जी और चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी और सुप्रीम कोर्ट के 5 जज भी आज जो हो रहा है उसके लिए श्रेय के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। जब ये केस इलाहाबाद हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आया, और आपको ज्ञात होगा ये पहली बार मुकदमा 1948 में डला था, इतना पुराना केस था, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील आई। जस्टिस रंजन गोगोई 2 महीने बाद रिटायर होने वाले थे। जो विरोधी थे उनकी कोशिश थी कि किसी ना किसी बहाने इसकी डेट लेकर इसको एडजर्न किया जाए, ताकि जस्टिस रंजन गोगोई अगर रिटायर हो जाएंगे तो फिर नया बेंच बनेगा, फिर नए सिरे से सुनवाई होगी, जड़ जाएगा मामला के। 5 जजों ने, जस्टिस रंजन गोगोई भी, जस्टिस नजीर थे जिनको मैं कर्नाटका से जानता था, वन ऑफ द बेस्ट जजेस वी हैड इन द हाई कोर्ट, उन लोगों ने एक नहीं किसी की चलने दी, समय निश्चित किया
और समय निश्चित करके सबकी आर्गुमेंट सुनी। कोई एक व्यक्ति हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात कहना चाहता था, मेरी बात नहीं सुनी गई। संतों को भी सुना गया, व्यक्तिगत लोगों को भी सुना गया। और जैसा भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने कुछ दिन पहले कहा है, यह पहली बार हुआ है कि एक जजमेंट पे 5 जजों के बराबर के साइन है। उन्होंने कहा हमने निर्णय किया कि सबका बराबर होगा। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिया वो भी आज उसके लिए बधाई के पात्र हैं। 2 बातें और कहना चाहता हूं। जब हम लिबनान कमीशन में पेश होते थे तो हमको मजाक किया जाता था कि आप लोग नारा लगा रहे थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तिथि नहीं बताएंगे। आज भगवान ने वो दिन ला दिया कि तिथि और समय भी हमने बता दिया है। दूसरी बात लोग कहते थे, लिबनान कमीशन में भी बयान देते थे कि आप कानूनी प्रक्रिया से इसका हल क्यों नहीं करते। मेरे को भी कई बार हाईकोर्ट में, यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे लोग बोलते थे कि सतपाल जी वो तो ठीक है ना, पर क्यों नहीं आप कानूनी प्रक्रिया से आते। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद कानूनी प्रक्रिया से भी मंदिर का निर्माण हो रहा है। और जो तिथि पूछ रहे थे, हम उनको बताना चाहते हैं कि भैया सुन लो, 22 जनवरी को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो जो आपकी हमसे अपेक्षा थी कार सेवकों से, कार समिति से, वो आज पूरी हो रही है। तो वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन, जिन्होंने कार सेवा में हिस्सा लिया और उसके बाद एक लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी, शायद आज बेहद खुश हैं और कहीं ना कहीं इसे भगवान राम के आशीर्वाद के रूप में ही देख रहे हैं। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।